दोस्तों, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में पूरा देश जानते हैं कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, वोट बैंक की राजनीति करती हैं और रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के शरण देती हैं। लेकिन जो ये कहते हैं वो उनको कहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति ममता दीदी बिल्कुल नहीं करती, ना ही बिल्कुल इनका समर्थन करती है। और ये कब से क्यों तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने लगा, इस वीडियो अंत तक देखने के बाद यह आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को देखिए, फिर मैं आपको बात करता हूँ। Sir, I don't want to disturb the proceedings of this house. That's why I didn't disturb. I never disturb. Sir, I want to know from you, sir, the infiltration of Bengal. It has become a disaster now, and resulting in which, sir, you will see the name of the Bangladesh voter list and the Indian voter list both are with me, sir. That's why. नहीं, मैं हिंदी में बोलने चाहती हूँ इसी के लिए, तो अब आपको ध्यान में कुछ आएगा। सर, मैं जो बोलने चाहती हूँ सर, ऑर्डर प्लीज। आइडेंटिटी कार्ड के बारे में जो सवाल उठा है इधर में, मैं उसको बारे में कुछ नहीं बोलने चाहती, लेकिन एक बात जरूर कहने चाहती हूँ, जो आइडेंटिटी कार्ड होना जरूरी है सिटीजनशिप के लिए, और इसको हम लोग पूरा तरह से समर्थन करती हूँ और करते जाऊंगा। और सिटीजनशिप राइट बनाने होगा एक कंट्री में, और नहीं होगा तो ये सब बूथ रिगिंग करके कैप्चर करके और मनी पावर, मसल पावर और जो माफिया पावर है, इसमें इलेक्शन नहीं होने वाला है। ये वीडियो 2005 का वीडियो है। इसमें ममता दीदी विपक्ष में हुआ करती थी और राज्य में सीपीएम का सरकार था। उस टाइम भी घुसपैठिया, रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोट से सीपीएम जीतते आ रहा था। तो दीदी इसमें रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए आंदोलन किए और संसद भवन में आप देख सकते हैं स्पीकर के टेबल में इसी बिल को फेंके है, जिसमें इससे ये पता चलता कि ये दीदी कभी भी तुष्टीकरण या रोहिंगी बांग्लादेशी घुसपैठियों को कभी नहीं समर्थन करती थी। दीदी इसी विषय में संसद में बैठ के रो पड़ी थी कि इससे देश के नुकसान होगा। लेकिन आखिर दीदी इतना बदल क्यों गए? चलिए करम भाई, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। आप समझदार हैं, आप इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद समझ में आ जाएगा क्यों बदल गई दीदी। फिर आता है 2011 में सीपीएम को राज्य से उखाड़ फेंकने के लिए दीदी ने सिंगूर में आंदोलन किया, जिसमें टाटा नैनो फैक्ट्री खुलने वाला था। Even with the Union Home Minister. সংবিধান জানেন না, সংবিধান পড়েননি। সংবিধানে রাজ্য সরকারের প্রস্তাব ছাড়া আর কাউর কোনো প্রস্তাব করার অধিকার নেই। আমার কাছে প্রচুর রিপোর্ট এসেছে, পুলিশকে ইনভলভ করেছে। কিরকম ইনভলভমেন্ট? মুসলিম এলাকাগুলোতে দাঙ্গা লাগিয়ে দাও, কেনই প্ল্যান করে
দাঙ্গা চাই না, তাই জানিয়ে দিচ্ছি চক্রান্তটা যদি সাবধান হয়। ये एक आंदोलन था, बंगाल के बेरोजगारों के लिए रोजगार दिलवाने के लिए आंदोलन था। और इस आंदोलन में दीदी 2011 में मुख्यमंत्री बनी। काफ़ी बड़ी बहुमत से दीदी की सरकार बनी और तब से अभी तक दीदी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन दीदी के बंगाल में इतना दबदबा था जिसके कारण उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी, जिसको 2014 में डायमंड हार्बर संसदीय क्षेत्र में पहली बार सांसद बना। अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर, जिसमें माटिया बुर्ज, खिदिरपुर, कैनिंग ये सब क्षेत्र आता है जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं। और इसमें 2014 को, 2019 को, 2024 को अभिषेक बनर्जी भारी बहुमत से जीते हैं, जो अभी फ़िलहाल उन्हें कोई कोई मिनी पाकिस्तान के नाम से भी पुकारा जाता है। इसी घटनाक्रम में रणनीतिकार व्यापारी प्रशांत किशोर के एंट्री होता है। यानी प्रशांत किशोर ये दीदी की भतीजा अभिषेक बनर्जी के जान पहचान है। यानी अभिषेक बनर्जी के द्वारा प्रशांत किशोर का बंगाल में एंट्री हुआ, जो दीदी पहले से ही शायद नहीं पसंद करता था। लेकिन 2019 में जब प्रशांत किशोर के एंट्री हुआ तो दीदी और उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी में और रणनीतिकार प्रशांत किशोर में क्या बातचीत हुआ, इनका पूरा खुलासा नहीं हुआ। लेकिन बात बता दूं कि 2019 तक बीजेपी बंगाल में अपना उपस्थिति दर्ज करा चुका था। यानी 19 के लोकसभा में बीजेपी को 18 एमपी उनका बने थे। यानी बीजेपी का जो हिंदू वोट है वो पूरी तरह बीजेपी का झोली में गया था, जिसके कारण रणनीतिकार व्यापारी प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी में क्या बातचीत हुआ, इसके बाद धीरे धीरे दीदी ने अपना राजनीति का तरीका बदल दिया। यानी जब बीजेपी को हिंदू का पूरी समर्थक मिलने लगा तो इन्होंने अपना जो राजनीति का तरीका बदल दिया। यानी जो अभी जो कहते हैं कि दीदी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, रोहिंग्या, घुसपैठिया और बांग्लादेशियों को भारत में यानी बंगाल के रास्ता से बॉर्डर से बंगाल में एंट्री होने का पूरी समर्थन कर रहा, तो ये भी एक जो उनका राजनीति का बदलने का तरीका है। और मैंने पहले बता चुका कि 2019 के बाद रणनीतिकार प्रशांत किशोर का एंट्री हुआ। फिर 2021 का जो वोट आया, सूत्रों से तो ये भी जानकारी मिला कि रणनीतिकार व्यापारी से ममता दीदी का 500 करोड़ का डील 2021 में विधानसभा चुनाव में हुआ था, जिसमें रणनीतिकार ने वादा किया था कि वो फिर से ममता दीदी को बंगाल के कुर्सी में बैठाएगी, और जो सफल भी हुआ। और इसमें भी रणनीतिकार और व्यापारी प्रशांत किशोर का ही हाथ है हुआ। यानी जो अभी तक रणनीतिकार व्यापारी कहते आ रहे हैं कि मैंने अपने कंधे में 12 मुख्यमंत्री को बनाया हूँ। 1-2 नहीं 12 को मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए हैं। अब ये 12 मुख्यमंत्री किस तरह बनाया ये तो मालूम नहीं है, लेकिन इस वीडियो के सिलसिले से आपको पता चल जाएगा कि दीदी धीरे धीरे बदलने लगी। यानी मुख्यमंत्री बनने का पूरा गारंटी रणनीतिकार व्यापारी प्रशांत किशोर ने दीदी को दे दिया। यानी दीदी ने फिर इसके बाद से तुष्टीकरण की राजनीति
वोट बैंक के राजनीति घुसपैठियों बांग्लादेशी रोहिंग्या को समर्थन करने लगे। से बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। यानी उसका पूरा एंटी का छूट देने लगा, वोटर लिस्ट में उसका नाम एंटी होने लगा, आधार कार्ड बनने लगा, पैन कार्ड बनने लगा। यानी बीजेपी को टक्कर देने के लिए दीदी ने तुष्टीकरण और बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के वोट बैंक से जीतने का ये तरीका अपना लिया, जिसके कारण अभी वर्तमान में दीदी को तुष्टीकरण, वोट बैंक और रोहिंग्या, बांग्लादेशी और घुसपैठियों को समर्थन करने वाला बताया जाता। जबकि मैंने आपको पहले वीडियो दिखाया था जिसमें दीदी कभी भी घुसपैठियों, रोहिंग्या, बांग्लादेशी को समर्थन नहीं करती थी, बल्कि उनका हमेशा विरोध करती थी। और दीदी जब पहले बार 2011 में मुख्यमंत्री बनी, उस टाइम भी उन्होंने कोई भी तुष्टीकरण के राजनीति नहीं किया। लेकिन 2019 का रणनीतिकार व्यापारी प्रशांत किशोर का एंट्री होने के बाद जो दीदी उनको अपना रणनीतिकार नहीं बनाना चाहता था, लेकिन उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी के दोस्त रणनीतिकार व्यापारी प्रशांत किशोर और उनका भतीजा ने दीदी को आखिर मना लिया। और मनाने के बाद दीदी अभी तक तुष्टीकरण और वोट बैंक का राजनीति करते जा रही है। तो दोस्तों, इससे तो साफ पता चल जाता कि दीदी का राजनीति का करने का तरीका शुरू से अलग था। लेकिन जब से उनका भतीजा और रणनीतिकार व्यापारी प्रशांत किशोर का टीएमसी में एंट्री हो गया और प्रशांत किशोर दावे के साथ कह रहा था कि ये दीदी को मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा, बीजेपी को डबल डिजिट नहीं पार होगा। इसीलिए का राजनीति का तरीका 2019 के बाद बदल गया और अभी वो सीपीएम के तरह ही वोट बैंक का राजनीति कर रही है जो आगे। क्योंकि जो दीदी कभी भी बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या का समर्थन नहीं करती थी, वो आज कैसे कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि 12 मुख्यमंत्री बनाने का दावा करने वाला रणनीतिकार व्यापारी प्रशांत किशोर क्या बिहार में अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए खुद इसी तरह का रणनीति बनाएंगे। अब बिहार के भविष्य बिहार के जनता के हाथों में है। इस वीडियो से मैंने पूरी तरह बता दिया कि रणनीतिकार व्यापारी प्रशांत किशोर किस तरह के रणनीति बना के पॉलिटिकल पार्टी को जिताते थे। मुझे आपको बताना था, सतर्क करना था। मैंने वीडियो को माध्यम से बता दिए। आप मताधिकार आपका अधिकार है, आप किसे चुनेंगे, किसे वोट देंगे। बिहार के भविष्य के लिए यह सिर्फ आपका व्यक्तिगत मसला है। जय हिंद।